सर पूछना ये चाहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में वो कैसे पता चलेगा कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर में कंप्लीट हो गया है, और ओवर कॉन्फिडेंस क्या नार्कन, ये जो आपने बताया नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म, ये ओवर कॉन्फिडेंस को नार्सिसिज्म बोला जाएगा? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं 5-7 मिनट में इसका जवाब विस्तार में देना चाहूंगा, ठीक है। पहले ये समझे कि जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है वो कैसे आता है, कहाँ से आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि मैं यह कर सकता हूं, इसका विश्वास। मैं यह कर सकता हूं, ये विश्वास मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। मैं ऐसा ऐसा हूं, सेल्फ एस्टीम है। मैं यह कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का संबंध दरअसल सेल्फ की धारणा के साथ है। और सेल्फ का मतलब है कि सरल भाषा में मेरे मन में मेरी छवि क्या है, इसको बोलते हैं सेल्फ मनोविज्ञान में। मेरे मन में मेरी छवि। बहुत छोटे बच्चों में अपनी छवि होती ही नहीं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, कुछ महीनों तक की उम्र में, उनको ये एहसास ही नहीं होता कि वो हैं, कि वो भी हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट कई लोग करते हैं। कुछ एनिमल्स को लेकर भी ऐसी बात कही जाती है कि उनके अंदर भी सेल्फ कंसेप्ट बहुत क्लियर कट नहीं होता। मैंने ये प्रयोग कई बार करके देखा, आप भी करके देखिए। अगर आपके पास कोई पशु पक्षी हो पालतू, गोदी में उठा लीजिए। अगर छोटा है तो गोदी में उठा लीजिए, शीशे के सामने जाइए। आप कोशिश कर करके थक जाएंगे, वो शीशे में खुद को नहीं देखेगा। वो नार्सिसस की तरह ये समझ ही नहीं पा रहा कि ये मैं ही हूं। उसे लग रहा है कोई और है, क्योंकि सेल्फ की धारणा उसके दिमाग में है ही नहीं। आप ह्यूमन बीइंग के जो बच्चे होते हैं, 1 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा, उसे गोदी में उठा के शीशे के सामने ले जाइए। वो खुद को नहीं देखेगा, आपको देखेगा। आपको देखेगा, फिर बाहर देखेगा, कहेगा एक जैसे दिख रहे हैं दोनों। खुद को नहीं देखेगा, क्योंकि उसको ये एहसास है ही नहीं कि मैं भी कुछ हूं। ये सेल्फ की धारणा धीरे धीरे बनती है। और कैसे बनती है, बड़ा खतरनाक कंसेप्ट है। सारा खेल मनोविज्ञान में इस कंसेप्ट पे टिका हुआ है। जिस व्यक्ति ने इसकी सबसे खूबसूरत व्याख्या की, मतलब मेरी राय में उससे अच्छी व्याख्या किसी ने की, उसका नाम था चार्ल्स हटन कूले। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कह लीजिए। 1860 से 1930 के बीच में रहा। और ठीक इसी समय में एक व्यक्ति और रहा अमेरिका में ही, जिसको हम बोलते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड। दोनों की व्याख्या मिलती जुलती है, लेकिन C.H. कूले का एक वाक्य बोलता हूं, वाक्य सुन के आपको आनंद आ जाएगा। उसका वाक्य क्या है? लंबा वाक्य है, लिखने में दिक्कत होगी, मैं बोलता हूं 2-3 बार ताकि आप मन में बिठा लें उसको क्या है। उसने 3 वाक्य बोले। आपको लगेगा कि भाषा का खेल है, पर भाषा का खेल है नहीं। आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम। आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम। आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम। ये सुन के लोगों को लगता है क्या भाषा की लफाजी चल रही है भाई, इसको हिंदी में कर लेते हैं। मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। मैं वह भी नहीं हूं जो आप सोचते हैं कि मैं हूं। मैं वह हूं जो मैं सोचता हूं कि आप सोचते हैं कि मैं हूं। अभी तो ऐसा चल रहा होगा दिमाग के अंदर, ये जंतर मंतर जैसी फीलिंग आ रही होगी ना, लेकिन इसका भाव समझिए क्या है। मेरे मन में अपने आप को लेके सम्मान का भाव है या नहीं। कुछ लोग आत्म अपमान से भरे होते हैं, हमेशा खुद को कोसते रहते हैं कि मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे अंदर वो नहीं है, मैं तो पागल हूं, मैं तो ये हूं। हमेशा खुद को खारिज करते रहते हैं। वो उनका सेल्फ है। कुछ नार्सिसिस्ट है, वो उनका सेल्फ है। कैसे बनता है? मैंने आपसे कहा ना, पेरेंट्स सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। उसी पेरेंट्स वाली बात को G.H. मीड ने एक शब्द दिया, जिसको बोलते हैं, जो स्पेशलाइज्ड अदर्स कह लीजिए, या एक दो शब्द और चलते हैं इसके लिए। एक होता है जनरलाइज्ड अदर्स, और एक होता है, कोई शब्द है बड़ा अच्छा जिसका सिग्निफिकेंट अदर्स, या सिग्निफिकेंट शब्द का इस्तेमाल किया उसने। सिग्निफिकेंट अदर्स। स्पेशलाइज सही शब्द नहीं है, सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मैं जानता हूं कम से कम 1000 व्यक्तियों को, शायद 10,000 को जानता हूँ। किसी से ऐसी परिचय है, कोई मेरे पड़ोस में रहता है, सामने दिख गया कभी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं चेहरे से उनको जानता हूं, पर मेरी जिंदगी पे उनका प्रभाव बहुत कम है। कुछ लोग मेरे जीवन में ऐसे हैं, आपके जीवन में भी ऐसे होंगे, जिनका आप पर प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट अदर्स, G.H. मीड की भाषा में। ये सिग्निफिकेंट अदर्स आपका सेल्फ का कंसेप्ट क्रिएट करते हैं।
कैसे? आप अपना कंसेप्ट कैसे बनाते हैं उन 3 लाइनों को समझेंगे। पहला, मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं, यानी मेरा सेल्फ का कंसेप्ट मेरी चाहत से नहीं बनता। मैं अपने बारे में कुछ भी सोचता रहूं तो मेरा सेल्फ का कंसेप्ट ऐसा बनेगा नहीं। वो नाटक बेशक करता रहूं मैं, बनेगा नहीं। आप मेरे बारे में क्या सोचते मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। फर्क पड़ता है, लेकिन जो कहना चाह रहे कूले, वो दरअसल इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि आप क्या सोचते हैं। फर्क इससे से पड़ता है मुझे क्या लगता है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। बड़े खतरनाक बात है। मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाता हूं। एक बार मुझे एक ध्यान है, होली की शाम को कवि सम्मेलन चल रहा था। जब मैं स्टूडेंट था तो हम ये सब हरकतें करते थे होली की शाम को। मैं भी उसमें रहता था। 20-30 दोस्त होते थे, लोग अपनी कविताएं पढ़ते थे, तालियां बजाते थे। अब उसमें एक लड़का था, बहुत ही रद्दी किस्म की कविता लिखता था। उसे बिल्कुल कविता लिखनी नहीं आती थी। आती हमें भी नहीं थी, पर हम कहते थे कि हमें नहीं आती तो हम नहीं गाते थे। उसको आती नहीं थी पर उसको लगता था कि आती है। ये सेल्फ का कंसेप्ट बिगड़ा हुआ था। अब उसने एक घटिया सी कविता सुनाई सबके सामने, बहुत ही घटिया सी कविता। आप इमेजिन कर लीजिए कुछ भी। अब उसने एक लाइन बोली, जैसे जैसे कुछ हम ज्यूम कर लें कि आज मैं होली खेल रहा था। ठीक है, सामान्य सी बात है, लेकिन लोग मजे लेने वाले बैठे थे। उन्होंने कहा वाह क्या बात कही है, वाह, अरे वाह वाह, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर कहिए, वाह क्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सब करने लग गए। अच्छा, बाकी सबको पता है कि मजाक चल रहा है, सब मुंह दबा के हंस भी रहे हैं। उस बेचारे को समझ नहीं आ रहा कि मजाक चल रहा है, और उसको लग रहा है कि इतनी घातक बात लिख दी मैंने, जबकि लिखा क्या है, आज मैं होली खेल रहा था। अच्छा, मजाक उड़ाने वाले भी ना सीरियस मुंह बना के मजाक उड़ा रहे हैं। सब समझ रहे हैं मजाक चल रहा है, एक वही नहीं समझ रहा। तो फिर उसने शर्माते हुए कहा, अच्छा आप कह रहे तो फिर से सुनाते हैं। आज मैं होली खेल रहा था, वाह वाह वाह, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अब उसने ऐसे 3-4 लाइनें सुनाई जिससे कोई वैल्यू नहीं थी कविता के रूप में, पर जब वो मन से उतरा, इतनी तालियां पीटी सब लोगों ने, इतनी तालियां, नहीं एक बार फिर सुनाइए, फिर सुनाइए, हम लिखेंगे, आप सुनाइए, हम लिखेंगे इसको, हम घर पे भेजेंगे, ये सब करने लग गए। वो बेचारा सुना रहा है, सब लोग नोट नोट कोई नहीं कर रहा है, ऐसे पेन घिमा रहे हैं, ऐसे ऐसे काटे पीटे बना रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। और अंत में उसे खूब तालियां बजा के कुछ पुरस्कार दे दिया। आपको प्रथम पुरस्कार आपको दिया जाता है। अब जब वो चला गया, सब ठहाके मार रहे हैं, कैसा पागल आदमी है। और वो जिस भाव से गया है, वो सिकंदर समझ रहा खुद को कि मुझसे अच्छा कभी कोई नहीं है। अब तो निराला और कालिदास का स्थान, तुलसीदास का स्थान खतरे में है। कबीर का तो कोई पूछेगा भी, कबीर को तो मेरे बात, तो वो इस भाव में है। खेल किस चीज का है, मुझे क्या लग रहा है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, जबकि सब मजाक बना रहे हैं, पर इसको लग रहा है कि लोग उसे तारीफ कर रहे हैं। और इस लगने से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि इसको अब लगता है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये उस भाव में आ गया है। ये है सेल्फ कंसेप्ट। और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना होगा, एग्जैक्टली उतना होगा जैसा हमारा सेल्फ कंसेप्ट बना है। और वो बनाने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे आसपास के लोगों की। यदि कोई आपके घर में ऐसा है जो लगातार आपको धिक्कारता रहता है, इतना भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, आप पानी लेके गए, गिलास गलती से गिर गया, साल में एक आध बार हम सबसे गिलास गिरता है, उनसे नहीं गिरता जो उठाते ही नहीं है। जो मालिक लोग हैं उठाते नहीं, उनसे क्यों गिरेगा भाई। वो हमेशा बोलते पानी लाओ, कोई लाके देगा पानी, वो उठा के पी लेंगे, टेबल पे रखे हुए, उनसे नहीं गिरता। जो रोज 50 बार पानी लेके जाएगा, कप लेके जाएगा, कभी तो गिरेगा उससे एक आध बार। एक बार कब गिर गया किसी से, और उसे क्या कहा लोगों ने, बेशरम, इतना भी नहीं आता, इतने बड़े हो गए, पेड़ जैसे हो गए, कब उठाना नहीं आता तुम्हें अब तक। जबकि रोज 50 बार को 365 से गुणा कर लीजिए, मतलब 3650, मतलब 18-20 हजार बार उसने गिलास रखा, तब एक बार गिरा है, और उस पर इतनी गाली दे दी। होना क्या चाहिए, 20,000 बार में एक बार गिरा, चलो गिरा तो हमें लगा भगवान तो नहीं हो भाई तुम, 8-10 बार तो गिरना ही चाहिए था, एक ही बार गिरा। ऐसे बाप और माँ मिल जाएंगे तो बच्चे में कॉन्फिडेंस रहेगा, और वैसे मिल जाएंगे तो जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके सिग्निफिकेंट अदर्स आपकी चीजों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसा एहसास दिलाते हैं, इस सबसे तय होता है आपका कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक स्थिति होती है अंडर कॉन्फिडेंस की, एक होती है ओवर कॉन्फिडेंस की, और एक होती है रीजनेबल कॉन्फिडेंस की।
इसका पैमाना क्या होता है? बड़ा सरल सा पैमाना है। खुद आसान नहीं होता, कम से कम एक आध व्यक्ति आपके आसपास ऐसा चाहिए जो आपका दोस्त भी हो और समझदार भी हो, जिससे आप कह सके देखो यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेल्फ कंसेप्ट मेरा बिगड़ा हुआ है, डिस्टॉर्टेड है। बहुत योग्य व्यक्ति अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता है कि है बहुत योग्य, पर उसने सबकी नजरों में यही देखा कि वो कुछ भी नहीं जानता। मैं ऐसे कई बच्चों को देखता हूं, इतने योग्य हैं पर कॉन्फिडेंस रत्ती भर नहीं है उनके अंदर। और ऐसे भी हैं कि योग्यता उतनी नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस चरम पे रहता है, नार्सिसिज्म के आसपास रहता है। तो जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस उसकी योग्यताओं से कम है या ज्यादा है, इसका मतलब उसका सेल्फ कंसेप्ट डिस्टॉर्टेड है, बिगड़ा हुआ है। उसे सुधारना है। उसे सुधारने का सरल सा तरीका है, या तो किसी मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए। और मनोवैज्ञानिक से मिलना ऐसी बुरी बात नहीं होती है। भारतीय समाज में लगता है कि पागल हो क्या, मनोवैज्ञानिक से मिलोगे, अरे पागल हो गया, पागल हो गया। ये ड्रामा नहीं करना है। जैसे तन बीमार होता है वैसे मन भी बीमार होता है। तन बीमार हुआ, खट से डॉक्टर के पास चले गए, मन बीमार हुआ उसको लेके घूम रहे हैं ऐसे। क्या मतलब है इस बात का? किसी बढ़िया मनोवैज्ञानिक से मिलना उतना ही जरूरी है जितना खांसी होने पर डॉक्टर से मिलते हैं, कोविड हुआ इंजेक्शन लगवाने गए, तो मन भी तो बीमार होता है। किसी ऐसे समझदार व्यक्ति से मिलके उससे पूछना चाहिए। वो क्या करेगा? वो आपकी क्षमताओं को टेस्ट करेगा और फिर वो ये देखेगा, बहुत सारी स्टेटमेंट्स पे ऐसे टेस्ट लेके देखेगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है और आपका कॉन्फिडेंस आपकी क्षमताओं से मैच करता है कि नहीं मैच करता है। अगर मनोवैज्ञानिक से न भी मिलने का मन हो, कोई समझदार व्यक्ति ऐसा कर सकता है। बस 2-4 दिन आपके साथ बातचीत करे ठीक से, और वो अंदाजा लगा पाएगा कि आपकी जो क्षमताएं हैं, आपका कॉन्फिडेंस उससे बहुत ज्यादा या बहुत कम तो नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो स्वाभाविक बात है, बहुत ज्यादा या कम है तो गड़बड़ है। और तरीका वही है, आपकी क्षमताओं का टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे मुझे कई बच्चे बोलते हैं हमें तो कुछ नहीं आता। मैं अपने घर में देखता हूँ एग्जाम से पहले बच्चे बोलने लगते हैं कुछ नहीं आता, कल एग्जाम है, कुछ नहीं आता, सब भूल गए, फेल हो जाएंगे, और हमेशा पास हो जाते हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ तुम यार टेंशन ना लो, फेल होगे तो मेरी जिम्मेदारी, तुम जाओ ना मस्त होके, जो दिमाग में है बस लिख के आ जाना, टेंशन मत लेना। क्योंकि बेंचमार्क क्या है? एग्जाम से एक रात पहले आपके पाठ्यक्रम में 100 क्वेश्चंस हैं और 100 में से आपको मान लीजिए 80 याद है, 20 याद नहीं हो पा रहे। आपका दिमाग उन 20 पे ही लगा हुआ है, ये भी याद नहीं, ये भी याद नहीं, ये भी याद नहीं, 80 पे ध्यान ही नहीं आपका। और पेपर में क्या होना है, 10 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 8 करने हैं और आपको 80 पहले ही आते हैं जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी अक्सर क्या होता है कि तैयारी मतलब एग्जाम से एक दिन पहले बच्चों का ये बोलना कि कुछ नहीं आता और एग्जाम के बाद बड़ा अच्छा हुआ, ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि बेंचमार्क्स दोनों के अलग अलग हैं और इसी तनाव में हमेशा रहते हैं। इसलिए क्षमताओं को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे पास कोई बच्चा बोलता है कि मुझे लिखना बिल्कुल नहीं आता, मैं ये बात मानता ही नहीं जब तक वो लिख के ना दिखाए। जब वो लिख के देखता है तब मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तुम्हारा परसेप्शन बहुत गलत है, आपकी भाषा और आपकी लेखन क्षमता लगभग 80% बच्चों से बेहतर है। और जब कोई एक्सपर्ट आपको ये बात बोलेगा तो वो क्या कर रहा है, वो सिग्निफिकेंट अदर बोल के बन के आपका सेल्फ का कंसेप्ट चेंज कर रहा है, और वही उसकी भूमिका होनी चाहिए। ठीक है।